भारत और अमेरिका के रिश्ते में जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भारत, रूस, भारत, चाइना, रशिया और चाइना, ये तीनों देश मिलकर लगातार नजदीक आते जा रहे हैं। फिलहाल भारत के एनएस अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर है। वहां से जो ऐलान हुआ उसने अमेरिका के कान जरूर खड़े कर दिए, क्योंकि यहां के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, पुतिन के बहुत खास बताए जाते हैं, सरगई, उन्होंने कहा कि अब एक नई दुनिया बनाने का वक्त आ गया है, अब एक नई व्यवस्था बनाने का वक्त आ गया है जो न्यायोचित हो। मतलब सीधे तौर पर, साफ तौर पर अगर कहें कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। जो यूनिपोलर फिलहाल दुनिया चल रही है, दुनिया कहें तो अमेरिका या फिर वेस्ट के इर्द गिर्द जो घूमती है, अब उसे मल्टीपोलर बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत भी 1.4 बिलियन की जनसंख्या रखता है अपने पास, चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है और अपने पास बड़ी जनसंख्या भी रखता है, रशिया भी ठीक वैसे ही मिलकर ये तीनों देश अब आरआईसी एक बार फिर से बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन खबर फिलहाल ये है कि जैसे ही एनएस अजीत डोभाल रशिया पहुंचे, वहां से उन्होंने ऐलान किया कि पुतिन भारत आएंगे। कब आएंगे उस तारीख का एग्जैक्ट अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। तारीख का ऐलान उनकी भी अभी नहीं हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते यह खबर चली थी कि एनएस अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों एक साथ जाएंगे, लेकिन पहले एनएसए जाते हैं। एनएसए से रूस के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करते हैं। एक एनएसए से जब एक राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करता है तो अपने आप में वो बात बहुत ज्यादा खास हो जाती है। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर जाने वाले हैं। और फिलहाल सरगई सोइगी जो हैं, जिनसे एनएस अजीत डोभाल की मुलाकात हुई, उन्होंने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ ऐलान किया वो आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताएंगे कि सरगई सोइगू हैं कौन, जिन्हों भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं उनकी कड़ी है, उनकी जो कड़ी है। यहां सरगई सोइगू ने कहा कि एक नई, अधिक न्याय संगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाना है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करे, साथ ही आधुनिक चुनौतियों और खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला भी करना है, ये ऐलान किया गया है। बाकी हमारे देशों के बीच अब एक बहुस्तरीय विश्वास आधारित राजनीतिक संवाद प्रभावी रूप से काम कर रहा है। यह राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नियमित संपर्कों पर आधारित है। हमारे नेताओं के बीच अगली पूर्ण वार्ता की तिथियां निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब सरगई सोइगू हैं कौन? दरअसल 2012 से 2014 तक ये रूस के रक्षा मंत्री रहे। 2024 से रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सोइगू 1991 से 2012 तक रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के मंत्री रहे। 2012 में कुछ समय के लिए मॉस्को ओब्लास्ट के गवर्नर भी रहे। यह दिखाता है कि सोइगू लंबे समय से रूसी सत्ता के करीब है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से वो चर्चा में रहे, जिसके बाद यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने उन पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मतलब आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया हुआ है। सोइगू को व्लादिमीर पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। 90 के दशक से वो अक्सर साइबेरिया में छुट्टी मनाते हुए देखे गए, जहां वो मछली पकड़ने और शिकार करने का शौक भी रखते हैं। रक्षा मंत्री रहने के दौरान सोइगू ने रूसी सेना में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और युद्ध परीक्षण को बढ़ावा दिया है। मौजूदा स्थिति पर रूस लिखता है कि 7 अगस्त को रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई सोइगू ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस अजीत डोभाल से बातचीत की। दोनों पक्षों ने रूस भारत विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। तो फिलहाल एनएस अजीत डोभाल के जाने से ही अमेरिका की हालत खराब है, और ये जो सरगई सोइगू है, इन्हें रशिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और जिस तरीके से एनएस अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें रशिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। सरगई सोइगू रूस के सुरक्षा परिषद के फिलहाल सचिव हैं। मॉस्को में अजीत डोभाल के साथ इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ही एक नई रणनीति, नई साझेदारी पनपने का काम कर रही है। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत तक जो 23वां भारत और रूस का शिखर सम्मेलन होना है, उसकी तिथियों को लेकर बातचीत की, उसकी तैयारियों को लेकर बातचीत की, और क्या क्या आवश्यकता वहां होगी उस पर बातचीत की है। रशिया और भारत
दोनों रणनीतिक पार्टनर हैं, मतलब टाइम टेस्टेड अगर कहें कि दोनों दोस्त हैं, भू राजनीतिक मामले हो या फिर आर्थिक मामले हो या फिर सैन्य मामले हो। रूस से भारत की हथियार खरीद लगभग 60% के आसपास है। अगर बात करें मिसाइलों की तो S-400 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज टैंक में T-90 भीष्म, T-72 सुखोई, Su-30 MKI, MiG-21, Mi-17 हेलीकॉप्टर, INS विक्रमादित्य, किलो क्लास पनडुब्बियां, AK-203 राइफल, इंगला एसमैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें, ये सारे हथियार रूस से भारत के पास आते हैं। वहीं अमेरिका से भी भारत के पास P-8I पैसिडॉन आता है या फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर ये आता है। तो फिलहाल जो दोनों देशों के बीच अमेरिका को लेकर पिछले दिनों जो कहा गया था कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से दोनों देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अब ये दोनों देश एक बार फिर से नजदीक आ रहे हैं। नजदीकी का अंदाजा उसी वक्त हो गया था जब पिछले साल कजान में रूसी राष्ट्रपति ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात करवाई थी। इस मुलाकात का फायदा यह हुआ या यह मुलाकात इतनी जरूरी रही कि 2020 में गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था भारत और चीन के बीच, वहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। अब एक बार फिर से तीनों देश मिलकर RIC को जीवित करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं बात करें चाइना की जो पेशेंस है या फिर चाइना की जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं शक होता है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टाइम एंड टेस्टेड नहीं है, क्योंकि भारत के साथ सीमा विवाद चाइना का लगातार चल रहा है। लेकिन चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं 1962 के बाद जिस तरीके से लगभग 2 दशक तक दोनों देशों के बीच जो डायलॉग्स थे वो बंद हो गए थे, वहां से कहीं ना कहीं भारत और चीन पिछड़ना शुरू हुए हैं। और उन डायलॉग्स की वजह से ही, वो डायलॉग जो नहीं हुए उसी वजह से शायद आज हम बहुत ज्यादा चीन के बारे में नहीं जान रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच डायलॉग्स चल रहे हैं और उन डायलॉग्स के चलने के बाद जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में दिखाता है कि अगर रशिया, इंडिया और चाइना आते हैं साथ में तब ये संगठन मिलकर चलाया जा सकता है। क्योंकि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ब्राजील की अगर सबसे पहले बात करें तो 50% का टैरिफ ब्राजील के ऊपर अमेरिका ने लगाया, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, रशिया के ऊपर तो 2000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं, माफ कीजिएगा 20,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। चाइना को 145% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और भी बहुत सारी धमकी लगातार चाइना को दी जाती रही है। रही बात साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष को भी ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में बिठाकर किस तरीके से बेइज्जत किया था वो तस्वीरें शायद ही साउथ अफ्रीका भूलेगा। तो जिस तरीके से लगातार ब्रिक्स का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ब्रिक्स ने जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक खोला है उसका प्रभुत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिकी समर्थित ये IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये जितने भी हैं सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन सभी का अस्तित्व फिलहाल खतरे में है। बाकी अब देखना होगा कि डोभाल साहब ने तो वहां जाकर ये ऐलान कर दिया कि पुतिन भारत आने वाले हैं, कब आएंगे वो देखना होगा। और अब जयशंकर साहब जब जाते हैं तो जयशंकर साहब क्या कुछ वहां से ऐलान करते हैं उस पर फिलहाल दुनिया की बल्कि अमेरिका की ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।